कि आपके लिए वीकली बेसिस पे करंट अफेयर शो लेके आते हैं हम। तो आज फिर से स्वागत है आपका। एंड जो कंटेंट है, जो पॉइंट्स हैं, वो 6 जून से लेकर 12 जून तक के हम पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन मैं जैसे पहले भी आपसे कहता आया हूँ एंड हमेशा कहता रहूँगा कि आपको खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। जो भी मैगजीन आती है आईबीटी की या जो भी पीडीएफ आती है उसको भी आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है एंड उनको पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। साथ में जो भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा उसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, और जब भी एग्जाम आएगा तो आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। तो समझते हैं फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या पॉइंट आपके सामने है? तो कहा जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट किया है एंड स्कीम का नाम है क्या है, आंचल नाम दिया है उसको। अब किन के लिए है ये जो स्कीम है एंड क्या इसमें होगा, तो वहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं यहाँ पे। तो कहा प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए यहाँ पे जो आपका ये जो स्कीम है वो लेके आए हैं। तो करंट जो वुमेन्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। तो जो आंगनवाड़ी जो बहन जी होती हैं, आशा बहन जी होती हैं, या जो आपका सपोर्ट है म्यूनसिपैलिटी का या जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र है वहाँ पे, तो वो सब सपोर्ट करेंगे कि इसको जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो कि ताकि जो अच्छा बच्चे की डिलीवरी है वो अच्छे से हो पाए एंड जो बच्चे हैं अच्छे से वो उनके बॉडी में पोषक तत्व तो सही से पहुँचे हो, बच्चे का वेट अच्छा हो और बच्चा अच्छा पैदा हो। तो यहाँ पे वही सब इन्फॉर्मेशन दिया है। राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल इन द करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिया है। आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे अभी एक तानसेन फेस्टिवल हुआ था एंड एमपी में हुआ था, पूछा था कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे करौली डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है, ऐतिहासिक है, थोड़ा सा इतिहास में पीछे बातें जुड़ती हैं यदि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपके आईएएस है, दिस यूनिक कैंपेन वाज स्टार्टेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंकित कुमार सिंह। तो जो वहाँ पे आपके जो आईएएस हैं वो कौन है, अंकित कुमार सिंह आईएएस हैं। तो उनके जो आपके नेतृत्व में आप कह सकते हैं, लीडरशिप में ये जो स्कीम है वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। एम क्या है, टू आंसर ऑल नेसेसरी मेडिकल एड टू प्रेग्नेंट वुमन एट द प्री एंड पोस्ट नेटल स्टेज। कहा कि जो आपकी जो जब डिलीवरी होता है तो उससे पहले की जो व्यवस्था है या उससे बाद की जो व्यवस्था है एक माता और बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चाहे पहले की बात की जाए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, माता का भी एंड शिशु का भी। तो उस समय पर जो केयर है वो ध्यान रखी जाए, ध्यान दिया जाए इसको, और दोनों ही माता एंड शिशु जो है वो अच्छे रहें और जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो हमारी अच्छी रहे, मजबूत बने, स्वस्थ बने। It is also ensured that the auxiliary nurses, midwife and आशा वर्कर्स will keep in constant contact with the pregnant women। कहा कि देखो जो आशा वर्कर्स हैं या जो आपकी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से जुड़ी महिलाएं हैं वो टच में रहेंगी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके, ताकि जो कोई भी दिक्कत हो तो उनको वो कांटेक्ट कर सकें और सीधा उनको हॉस्पिटल एट अ टाइम पहुंचाया जाए और स्वास्थ्य सेवाएं सही से उनको पहुँच दी जाए। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है, कौन सा है, तो सिक्किम जो आपका राज्य है, सिक्किम जो स्टेट है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्टेट है, स्टेट में जो क्या बातें हुई हैं, साथ में कोई डिस्ट्रिक्ट मेंशन है तो डिस्ट्रिक्ट को भी ध्यान रखना है, साथ में क्या हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो कहा कि सिक्किम में क्या है, तो कहा कि जो सिक्किम है आपका, वहाँ पे क्या है कि जो सिक्किम गवर्नमेंट है उन्होंने आपका जो बटरफ्लाई है ब्लू ड्यूक उसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। जैसे आपको पता है कि आपके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने बहुत सारी चीज़ों को अपना जो चीज़ें स्टेट एम्ब्लम बना, स्टेट कह सकते हो आप, एक उसका टैग कह सकते हो या एक एम्ब्लम टाइप में उसको बनाने के लिए दिखा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो ऐसा उनको अथॉरिटी है। तो यहाँ पर सिक्किम ने आपकी जो बटरफ्लाई है कौन सी, ब्लू ड्यूक, उसको आपका स्टेट की बटरफ्लाई अनाउंस किया है। तो समझते हैं इसमें पॉइंट क्या है। सीएम यहाँ पे दिया हुआ है, सीएम कौन है सिक्किम के, तो प्रेम सिंह तमंग है। सीएम भी एग्जाम में पूछा आता है, साथ में यदि कोई नया सीएम बनता है, यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं वो भी एग्जाम में आ जाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि एमएलए की सीट्स कितनी हैं उस स्टेट में, यदि वो स्टेट न्यूज़ में चल रहा है या वहाँ पे कुछ इलेक्शन ऐसा हो रहे हैं एमएलए के, एमएलसी के, एमपी के, ऐसा कुछ कोई इलेक्शन है तो आपको ध्यान रखना होता है। तो कहा कि प्रेम सिंह तमांग हैं, उन्होंने ऐसा जो है आपका जो स्कीम है, जो ऐसा जो अनाउंसमेंट किया है, स्कीम तो नहीं कहेंगे इसको, अनाउंसमेंट है कि आपका जो स्टेट बटरफ्लाई किसको बनाया है, ब्लू ड्यूक नाम से जो आपका एक कैटेगरी होती है बटरफ्लाई का, उसको अनाउंस किया है। ये ऑनलाइन वोटिंग किया गया तो इसमें इसको ज़्यादा वोट्स आए हैं, 47% वोट्स इसके पक्ष में आए हैं जो आपका ब्लू ड्यूक है। इसका साइंटिफिक नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे यह नाम जो दिया है बार्सिलोना डुगा, यहाँ पे साइंटिफिक नेम है बटरफ्लाई का जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। साथ में एक एक्ट का यहाँ पे ईयर दिया हुआ है,
तो एक्ट भी एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं। जब भी आप एसएससी का या पीसीएस वगैरह भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे एक्ट पूछता है कि एनवायरमेंट एक्ट कब बना, या वाटर प्रोटेक्शन वाटर प्रिजर्वेशन एक्ट कब बना, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना। तो ये सब एक्ट्स एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना है। उसके तहत हम स्पीसीज को बचाते हैं, जो भी आपके जंगली आपके जानवर हैं या पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे, उनको हम बचाते हैं चीज़ों को। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने क्या पॉइंट आपके सामने। तो यहाँ पे एक आपका आंध्र प्रदेश जो है, उनसे बहुत सारे आपको देखा कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड भी पॉइंट आपको क्या स्टेट से जुड़ा हुआ पॉइंट यहाँ पे दिया है। तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आपको दिया है, और जो पॉइंट है वो अभी ऐसा कुछ पॉइंट पंजाब जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी स्टार्ट किया था, साथ में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया था। पॉइंट क्या है, जो एंटी करप्शन आपका यहाँ पे ब्यूरो है, जो नंबर है वो आपका जो एक सिस्टम है वो बनाया गया है। कहाँ पे बना है, आपका आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। इससे पहले कहाँ कहाँ बन चुका है, पंजाब में बन चुका है, उत्तराखंड में बन चुका है, अभी आंध्र प्रदेश में भी इसको अनाउंस किया है। तो उसका नंबर क्या है, आपका ऐप का नाम क्या है या नंबर क्या है, आप कह सकते हैं 14400, ये आपका नंबर है या नाम है उसका, इसके नाम से आप वहाँ पे जो भी यदि कोई ऐसा ऑफिसर है जो करप्ट है, जो आपसे ब्राइब मांग रहा है, तो वहाँ पे कंप्लेंट आप कर सकते हैं उसके साथ। तो आपको ध्यान रखना स्टेट का नाम क्या है, साथ में कौन सा नंबर है, कौन सा ऐप है, वो आपको ध्यान रखना होता है। साथ में किस क्या मुद्दा क्या है, तो आपका एंटी करप्शन ऐप इसको बनाया गया है। और जो वहाँ के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, आपके सीएम है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि जैसे देखो सारे सीएम आपको याद नहीं हो सकते, बट कैसे याद होंगे, करंट अफेयर्स में आप सुनेंगे तो आपको धीमे धीमे याद हो जाएंगे, ऐसा वहाँ पे था, ऐसा वहाँ पे था, तो धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे चीज़। तो आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो कहा कि जो आपके देखो अगेन एक स्टेट से जुड़ा एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, गोवा से जुड़ा एक पॉइंट दिया है। गोवा सीएम लॉन्चेस मोबाइल ऐप टू कीप विजिल ऑन बीचेस। का जो गोवा के सीएम है कौन है, प्रमोद सावंत है। अभी आपके इलेक्शंस हुए थे कुछ टाइम पहले, उत्तराखंड में इलेक्शंस हुए थे, गोवा में हुए थे, साथ में पंजाब में हुए थे, यूपी में हुए थे, 4-5 राज्यों में आपके इलेक्शन सभी राष्ट्रीय रहे थे। अभी इस राष्ट्रीय इसी साल आपका 2022 में ही फेब के आसपास, मार्च के आसपास इलेक्शंस हुए थे। तो कहा कि गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, वो आपके नए बने हैं, न्यू अपॉइंटेड सीएम है आपके। तो बहुत सारे उन्होंने काम किया, और पीछे अभी सभी जैसे नए सीएम बने उन्होंने बहुत सारे काम किए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की, वो आपने सुनी सभी। तो कहा प्रमोद सावंत ने अभी एक चीज़ आपके कह सकते हैं, एक जो आपका स्कीम है, ऐप है, वो आपने स्टार्ट किया। क्या नाम है उसका, बीच विजिलेंस ऐप। तो विजिल का मीन्स विजिलेंस है, विजिलेंस का मीन्स होता है निगाह रखना या निगरानी रखना, कि आप किसी भी चीज़ पर निगाह रखेंगे कि भाई वहाँ पे चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात तो नहीं है, कोई दिक्कत है समस्या तो उसको समाधान किया जाएगा। तो कहा जो बीचेस हैं, आपको पता है गोवा क्या है, कोस्ट के आसपास है, तो वहाँ पे बीचेस होंगे, गोवा है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, तो वहाँ पे क्या होंगे, बीचेस हो सकते हैं जहाँ पे आप जो कॉमन जनता है वो घूमने जा सकती है। तो गोवा में जो बीच हैं जहाँ पे आप घूमने जाते हैं शाम के टाइम पे, तो वहाँ पे जो निगाह रखा जाए, एंड निगाह कैसे रखेंगे आप आज के टाइम पे आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एंड ड्रोन्स का यूज़ जो गवर्नमेंट्स हैं वो कर रही हैं, तो ड्रोन्स के माध्यम से आपकी जो सिक्योरिटी है वो रखी जाएगी। तो बहुत अच्छा कदम है गोवा के सीएम जो प्रमोद सावंत ने ये कदम उठाया कि भाई आपका जो एक विजिलेंस रखा जाए, निगाह रखा जाए, ताकि बीचेस आपके सेफ रहें, सिक्योर रहें कॉमन जनता के लिए। एम क्या है, टू एंश्योर द हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द बीचेस। कहा कि कंप्लीट अच्छे से उसको ध्यान में रखा जाए, ध्यान दिया जाए, क्या समस्या है, कोई दिक्कत ना हो, सब अच्छे से चलता है। दिस ऐप शैल बेनिफिट द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन बीच टूरिज्म सेक्टर एंड टूरिस्ट। टूरिस्ट जो हैं एंड टूरिज्म सेक्टर से जो जुड़े लोग हैं उनको वो यहाँ से जुड़े रहेंगे, उनको यहाँ पे फ़ायदा पहुँचेगा। With the help of this app, that Drishti workers, police and other stakeholders can raise issues for the safeguarding tourist interest। मैंने जैसे कहा था कि सेफ गार्ड किया जाए, जो टूरिस्ट आते हैं घूमने आते हैं उनको आपका सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे यदि कोई ऐसा दिक्कत आता है तो आपका इशू उठा सकते हैं, जो कॉमन आपके पर्सन हैं वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो थोड़ा सा एक नीचे पॉइंट भी दिया था, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो प्लानिंग टू मेक द कोस्टल स्टेट अमंग द टॉप 25 डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप्स इन एशिया बाय 2025। कहा 2025 तक जो स्टेट गवर्नमेंट इसको बना रही है कि एशिया में 25 जो आपके टॉप के स्थान हैं, डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं जनता, तो वहाँ पे इसका नाम गोवा का नाम रहे। ऐसा 2025 तक उनकी प्लानिंग है गोवा की कि वो अपने राज्य को टूरिज्म के पर्पज से बहुत डेवलप करना चाहते हैं। फटाफट से आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है आपके सामने। तो वहाँ गुजरात से जुड़ा एक पॉइंट आपके सामने यहाँ पे दिया है, एंड पीएम मोदी जी एंड गुजरात यहाँ पे आपके सामने है। तो कहा पीएम मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। कहा कि काफ़ी सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके मोदी जी ने आपके स्टार्ट किए हैं, कहाँ पे, गुजरात में। जैसा कि
हम देखते हैं कि आपका गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। पीछे जब मोदी जी सीएम थे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई। अभी भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे चीज़ें बनती जा रही हैं। तो कहा कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट की, तो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो समझते हैं क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग गुजरात गौरव अभियान इन नवसारी। तो कहा देखो आपका एक अभियान, आपका एक जो फंक्शन है, सेरेमनी था उस टाइम पे, तो उसका नाम क्या है, गुजरात गौरव अभियान। कहाँ पे, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में था, चल रहा था उस टाइम पे, तो वहाँ पे ये अनाउंसमेंट्स किए गए। तो इसमें क्या है, एएम नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स एंड निराली मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन नवसारी। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए गए हैं यहाँ पे। आपका जो एक ये हॉस्पिटल है, साथ में आपका हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन भोपाल अहमदाबाद। कहा कि जो आपका नेशनल स्पेस से, इंडियन नेशनल स्पेस से जुड़ा आपका जो संस्थान है वो भी आपका जो भोपाल में उसका हेडक्वार्टर है, तो वो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो कहा मधुबन डैम बेस्ड एस्ट्रो रीजनल वाटर सप्लाई प्रोडक्ट्स, जो मधुबन डैम है उससे जुड़े आपके जो पानी के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कैरी ऑन किए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथ में कहा डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वर्थ अबाउट ₹3050 CR एट खुडेवल। कहा कि जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस कॉस्टिंग आएगी वो 3050 करोड़ के आसपास में कॉस्टिंग आएगी, ये सब बनाने में, डेवलपमेंट करने में। आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपके पैसे के बिना तो होती नहीं है, तो पैसा तो वहाँ पे चाहिए। तो कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई भी स्कीम होगा, तो पैसा वहाँ पे मेंशन मैक्सिमम आपको दिया होता है कि इतने पैसे से ये चीज़ बनाई जाएगी, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। फटाफट से आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या आपके सामने है। तो कहा कि आपका चाइना जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। चाइना ब्लॉक्स मूव्स टू स्टेप अप प्रोडक्शन ऑफ एम्पलर पेंगुइन। का जो चाइना है उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं कि जो पेंगुइन्स को बचाने का जो अभियान चल रहा था, जो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो स्कीम है वो चल रही थी, तो उससे उन्होंने अपने आप को बैकआउट किया है। एंड उन्होंने ही नहीं, और भी बहुत सारे काफ़ी आपके 10 डजन्स ऑफ के आसपास कंट्री हैं, 10 या 12 के आसपास कंट्री हैं, तो उन्होंने भी आपका बैकआउट किया है। जो कि आपका पेंगुइन से जो उनको बचाने का जो प्रोजेक्ट था वो चल रहा था, तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा देखो आपका चॉइस है कि आप मानो किसी चीज़ को बचाने के लिए आप 10-20 साल से प्रयास कर रहे हैं, तो आप चाहें तो मानो 10 साल के बाद, 8 साल के बाद आप पीछे हट सकते हैं चाहें तो वैसा यहाँ पे शायद उन्होंने किया है कि कहा काफ़ी हम पैसा या चीज़ें इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अभी हम आगे उसमें नहीं करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे उसको। China has blocked effort to step up production of emperor penguins that are increasingly threatened by the effects global warming is having on their natural habitat in Antarctica। कहा देखो जो पेंगुइन्स है वो कहाँ पे, अंटार्कटिका में। और जो पेंगुइन्स है वो कौन सा कैटेगरी है, कौन सा स्पीसीज है, तो उसका नाम है एम्पर पेंगुइन्स। तो कहा कि ये आपकी इनकी जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे उनको नुकसान हो रहा है, उनकी वो ख़त्म हो रहे थोड़े से। तो यहाँ पे कहा कि उनको बचाने के लिए जो दुनिया है वो प्रयास कर रही है, एंड चाइना भी उसमें सपोर्ट कर रहा था पीछे, बट अभी उन्होंने अपने जो हाथ हैं वो खींचे हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा पॉइंट आपको दिया हुआ है। साथ में कहा कि देखो यहाँ पे दिया भी है कि यहाँ पे जो आपके और भी कई ऐसे देश हैं जो कि वो भी पीछे बैकफुट पे चले गए हैं, उन्होंने भी अपने हाथ खींचे हैं। ऐसा नहीं कि चाइना ही है ऐसा। तो जो ट्रीटी थी, जो अंटार्कटिक ट्रीटी थी, वो आपका लगभग 1959 के आसपास, 1959 के आसपास हुई थी कि अंटार्कटिका जो आपका है उसको हम साइंस के पर्पज़ से डेवलप करेंगे, उसको साइंस के पर्पज़ से आगे बढ़ाएंगे। साथ में जो हथियार हैं आर्म्स हैं वो वहाँ पे सभी देश अपने अपने जो आर्म्स है वो हटाएंगे वहाँ से, और साइंस के पर्पज़ से उसको देखा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा जो आपका ये क्षेत्र है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं क्या पॉइंट आपके सामने है। तो एक आपका यहाँ पे एक कानून आपका पास किया गया है, तो उससे जुड़ा यहाँ पे कुछ पॉइंट है। इंटरनेशनल आपको पॉइंट यहाँ पे दिया, यूएस ने आपका जो है वो एक एक्ट पास किया है, राइट टू रिपेयर। ये शायद पहले भी आपने शायद न्यूज़ में था कुछ। तो कहा राइट टू रिपेयर का मीन्स है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो यदि कंपनी जो है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो बनाना बंद कर देगी, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो कहा कि आपका जो हक है, आपके पास कोई डिवाइस है, कोई फ़ोन है, कोई लैपटॉप है, तो आपका हक है कि आपने उसको बाय किया, तो आपका हक है कि उसके जो कंपोनेंट्स है वो आपको मिले, नसीब हों, और वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपोनेंट आप तक पहुँचाए वो मार्केटिंग के जरिए।
तो वही यहाँ पे दिया कि यूएस ने ऐसा एक्ट पास किया कि कंपनीज की जिम्मेदारी बनेगी कि उनको जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद जो कंपनी है वो आपके कंपोनेंट्स को बनाने बंद करती है, जिससे क्या है तो कि जो आपका कस्टमर है वो अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं करवा पाता, तो उससे उनको नुकसान होता है, कस्टमर्स को दिक्कत होता है। तो वही सब यहाँ पे दिया है, द फेयर रिपेयर एक्ट कम्स आफ्टर फेडरल प्रेशर टू एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स टू रिपेयर एंड रिफर्बिश देयर परचेज्ड गुड। कहा कि जो आपके परचेज गुड्स हैं उनको आप ठीक करवा पाएँ, तो ये आपका जो एक्ट का नाम है फेयर रिपेयर एक्ट, इसको नाम दिया गया है। और कहाँ पे पास हुआ है? आपका जो यूएस में इसको पास किया गया है। तो एक कॉमन पॉइंट है और इजी पॉइंट था आपके सामने। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। आपके सामने क्या पॉइंट यहाँ पे दिया है, तो कहा यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक आया है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपके सामने आया है यहाँ पे। हाँ जी, तो उसमें यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं। तो टॉप किया इस रैंकिंग को, तो आपका जो टॉप पे जो आपका रहा तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है कि टॉप पे कौन रहा है। तो एमआईटी जो है वो आपका टॉप पोजीशन पे है। उसके बाद जो सेकंड पे आपका जो है वो कैम्ब्रिज है। उसके बाद जो है स्टैनफोर्ड है। ये आपके टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को टॉप किया है। इंडिया का क्या स्टेटस है, तो कहा इंडिया की जो 41 आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस 200 में आपकी आई हैं। लेकिन जो आपके सबसे बहुत अच्छा रैंक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी है, देखो 155 नंबर पे 155 रैंक पे आपका कौन है, IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये आपका 155 रैंक पे है, तो बहुत अच्छा रैंक आप नहीं कह सकते हैं। आप सोचिए 150 से भी ऊपर रैंक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का है। तो IIT दिल्ली जो है 174 पर है, एंड IIT आपका जो बॉम्बे है वो 172 रैंक पे है। तो ये आपका क्यूएस क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग किया गया है। एंड उस पर जो MIT है वो आपका नंबर 1 पे है, और जो इंडियन आपके 41 यूनिवर्सिटीज़ उसमें आ गई हैं। और जो आपका 155 रैंक सबसे बेहतर रैंक है वो आपका 155 किसका, IISc जो बेंगलोर में है उसका सबसे अच्छा रैंक यहाँ पे है अभी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अंबानी है एंड अडानी है, दोनों का यहाँ पे पॉइंट आपको दिया हुआ है। दोनों की फोटो आपको दी हुई है, और फोटो के बाद कहा गया है कि दोनों ही क्या है, आपके गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं, कभी आपके ये आपके एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं, कभी आपके ये इनको पीछे छोड़ के आपके कभी रिचेस्ट पर्सन ये बन जाते हैं। दोनों में क्या है, आपका जो स्थान है नंबर 1 एशिया में, आपका जो रिचेस्ट पर्सन आने का जो स्थान है, पोजिशन है, वो आगे पीछे हो रही है। तो क्या कभी ये हो गया कभी ये होगा कि गेम खेल रहे हैं, मीन्स वो आप समझते हैं कि स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, एमकैप होता है। तो ये सब में यदि आपका थोड़ा सा कंपनी बेहतर करेगी तो आपका जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा, एंड आपका जो टोटल आपका जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप पोजीशन आपकी अप हो जाएगी, नहीं तो आपकी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर यह है जो आपके जो मुकेश अंबानी है उनका जो एसेट है वो 99.7 बिलियन USD आपका पहुँच गया है। तो एंड आपके जो अडानी है उनका जो एसेट है, गौतम अडानी है उनका जो एसेट है वो 98.7 बिलियन USD आपका भी थोड़ा सा हल्का सा नीचे है। तो इस वजह से वो आपके नीचे आ गए हैं थोड़ा सा, और ये आपके ऊपर पहुंच गए हैं। एशियाज रिचेस्ट पर्सन आपके जो हैं वो आपके अभी क्या है, अंबानी के पास रैंक आ गया है। मुकेश अंबानी सरपास गौतम अडानी टू रीगेन एशियाज रिचेस्ट स्पॉट। यदि दुनिया की बात की जाए तो आपका देखो 8वें और 9वें रैंक पे आ जा रहे हैं दोनों। तो 8वें रैंक पे आपका जो है वो अंबानी है, एंड 9वें रैंक पे जो है गौतम अडानी है। तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपके सामने यहाँ पे था। आगे फटाफट से बढ़ा दें, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जो MS धोनी है, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तो उनके इन्वेस्टमेंट कुछ यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो कौन सा कंपनी है, गरुड़ा एरोस्पेस नाम से कंपनी है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अपना। तो कहा कि देखो ये क्या है, ये ऐसा कंपनी है जो आपका क्या बनाती है, ड्रोन्स को बनाती है, ड्रोन को मेकिंग करती है। आपको जैसे मैंने पीछे भी कहा कि आगे जो आने वाला समय है क्या है, ड्रोन्स का ही है। जैसा आप शूटिंग कर रहे हैं, मूवीज़ आपकी बन रही हैं, या जो यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, वहाँ सब ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, एंड उसके माध्यम से अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे वो क्राइम है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, चाहे जितने भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आगे आने वाले समय में आपको यहाँ तक कि आपको खाना पहुँचाने के लिए भी शायद आपके पास जो जोमेटो आपका बॉय आता है वो शायद नहीं आएगा, खाना भी ड्रोन के माध्यम से आपको पहुँच जाएगा। ऐसा शायद आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो कहा कि ये जो कंपनी है जो गरुड़ा स्पेस है क्या बनाती है, ड्रोन बनाती है। इसमें MS धोनी ने क्या किया है, आपका इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो आपकी बताई नहीं है उन्होंने कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे उस वजह से जब इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या बन गए, वो ब्रांड एम्बेसडर भी खुद को ही बना दिया कि भैया जब मैंने पैसा लगाया है इस कंपनी में तो एम्बेसडर भी मैं ही बनूंगा, कैंपेन्स भी मैं करूँगा, जितने भी एड्स होंगे मैं ही वहाँ पर खड़ा होकर ऐड करूँगा कंपनी की। तो अच्छी बात है, नाम है तो अपना एम्बेसडर भी बन सकते हैं, और कैंपेन्स में
है, सब उनको पहचानते भी हैं देश दुनिया में, तो आसानी से अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं पॉइंट क्या है आपके सामने। तो कहा कि जो आपके मयंक कुमार अग्रवाल हैं, DD1 से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो DD1 आपका ज़माना चला गया है DD1 का, लेकिन अभी तो आपको OTT का ज़माना है ना। पहले जब आप छोटे थे तो शायद आप DD1 पे, वहाँ पे नेशनल पे काफ़ी चीज़ें आप जो वीडियोज़ हैं वो सब चीज़ें देखते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो उसके बाद डिश आया, कलर्स आ गया, ZTV आ गया, सोनी आ गया, ये सब आ गया। अब उनका भी ज़माना, अब TV से भी क्या है, अब वो जवान यूथ जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है, OTT पे आ गए हैं सब यूथ। तो TV आप कह सकते हैं बुजुर्गों के लिए हो गया है, OTT यूथ के लिए हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं। तो DD1 तो थोड़ा सा आप कम ही देख रहे हैं आज के टाइम पे, बट गवर्नमेंट का चैनल है और बहुत अच्छा वहाँ पे एक आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही दिया जाता है। 100% गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन आपको सही दी जाएगी वहाँ पे। तो DD1 के जो आपके डायरेक्टर हैं वो कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल आपके जो डायरेक्टर हैं, और 1989 जो आपके बैच के वो IAS ऑफिसर हैं। तो वो उनके पास एक और पोस्ट दिया गया है, क्या बना है? प्रसार भारती का जो डिपार्टमेंट है उसके भी CEO वही बना दिए गए हैं। मयंक कुमार के पास दोनों आपके जो डिपार्टमेंट है वो आ गए हैं। DD1 आपका जो दूरदर्शन है उसका भी हेड बन गए हैं वो, और साथ में प्रसार भारती जो है उसके भी आपके CEO वो बन गए हैं। इससे पहले जो प्रसार भारती है उसके जो आपके CEO थे वो कौन थे? शशि शेखर वेम्पति, आपके जो इससे पहले जो ऑफिसर थे। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान में। तो आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, फटाफट से नेक्स्ट आपके सामने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे SDG से जुड़ा कुछ पॉइंट है। SDG से जुड़ा पॉइंट अभी UP PCS का एग्जाम आपका 3-4 दिन पहले हुआ है, तो वहाँ पे भी SDG से जुड़ा आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन था, कहाँ पे? UP PCS का एग्जाम हुआ है अभी 12 जून को, तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया था। तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा जो भी चीज़ है थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है। SDG है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके SDG आपका। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो उससे जुड़ा कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया है। रामकृष्णन मुखावली रिकॉग्नाइज एज ग्लोबल SDG पायनियर बाय UNGC। UNGC क्या है? देखो यहाँ पे दिया है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जो आपका UNGC का नाम यहाँ पे दिया है। साथ में आपको SDG का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो कहा कि ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या बनाया गया इनको, तो यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहा कि फाउंडर एंड MD ऑफ मैत्री एक्वाटेक रामकृष्ण बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय UNGC एज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पायनियर फॉर वाटर स्टेवर्डशिप। स्टेवर्डशिप एक ना यहाँ पे एक टर्म दिया है आपको, थोड़ा सा मैं आपको इसको हिंदी में समझा दूँ तो आप कह सकते हो कि ये पद से एक आप कह सकते हैं पोस्ट दिया गया है कि आप नेतृत्व करेंगे, आप लीडर बनेंगे किस चीज़ का, जो भी वाटर से जुड़े हुए आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे UN के, पानी से जुड़े जितने पानी को बचाने के लिए हों या पानी से जुड़े चीज़ों को वापस से लेके आने के लिए, जो भी आपके UN के साइड से जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसके आप हेड रहेंगे, उसके आप नेता रहेंगे, उसके आप लीडर रहेंगे। ऐसा इनको बनाया है किसने? UN की साइड से ये इनको दिया गया है। SDG आपका क्या है कि जो हमें कुछ चीज़ें अचीव करनी है दुनिया में, जैसे मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, पानी को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, ये सब SDG में आता है कि गोल्स ऐसे हो जो आगे लॉन्ग टर्म के लिए हों और एनवायरनमेंट को नुकसान कोई ना हो उससे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसको। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्या पॉइंट आपके सामने है, तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है आपके सामने। तो कहा कि आपके जो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट है उसके आपके नए चेयरमैन बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सतीश पाई को बनाया गया है। तो एक अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि एग्जाम में आपको अपॉइंटमेंट से दिखाई देंगे, ऑब्चुअली आपको दिखाई देंगी। तो अपॉइंटमेंट आपको क्या है कि आपका जो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट है इसका हेडक्वार्टर, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हेडक्वार्टर इसका जो है वो लंदन में है। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका इंटरनेशनल संस्थान है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? लंदन में है, UK में है। तो इसके जो आपके नए चेयरमैन हैं कौन नए हैं? सतीश पई बन गए हैं। तो इतना आई थिंक काफ़ी है, क्योंकि बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा सा उनके बारे में दिया है कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। ही अर्लियर वर्कड विद स्कमजर वेयर ही वाज रिस्पांसिबल फॉर स्कमजर ऑपरेशंस ग्लोबली। कहा कि इस कंपनी के साथ पहले जुड़े हुए थे, अभी वो आपके जो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूशन है उसके साथ जुड़ गए हैं। तो आपको पता है कि वो जो बड़े इंसान हैं, जो बड़े आपके CEOs हैं, MD हैं, वो एक कंपनी छोड़ते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत बेहतरीन होता है। तो कोई ना कोई कंपनी उनको अपना नया MD बनाती है और आगे प्रमोट करती है। IAI इज द बॉडी रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। IAI क्या है? जो आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करती है दुनिया में।
आपको पता है एल्यूमिनियम के बिना बिना तो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। आपको जो भी आपको चाहिए वो स्टील है, एल्यूमिनियम है, आयरन है ना, ये सब चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बिना चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती हैं, बन नहीं सकती हैं। तो बॉक्साइट है, एल्यूमिना है, ये सब आपकी क्या है, अयस्क है, जिससे आपको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है दुनिया में साइंटिस्टों को। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, फटाफट से आगे बढ़ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, आरबीआई से जुड़ा एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया। आरबीआई से जुड़ा एक और पॉइंट आगे दिया हुआ, रेपो रेट की आगे थोड़ी सी बात हुई है, बट यहाँ पे जो पॉइंट है उसको समझते हैं क्या है। तो कहा आरबीआई लॉन्चेस एनुअल सर्वे। तो आरबीआई ने एक सर्वे किया है, एक रिपोर्ट आपका जो है वो प्रेजेंट किया है। एंड इसमें क्या है, तो यहाँ पे कहा कि ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एएमसी। तो एएमसी क्या है, देखो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सबसे पहले तो जहाँ भी शॉर्ट फॉर्म है उसको कंप्लीट नाम आपको पता होना चाहिए। एएमसी क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कहा कि जो सर्वे है उसमें क्या बातें हैं, उसमें क्या मुद्दा क्या है। तो कहा जो आपका मुद्दा है वो ये है कि जो विदेशी आपका फॉरेन जो लायबिलिटीज़ हैं वो कैसे कैसे आपका है, और साथ में एसेट्स जो हैं वो क्या हैं, साथ में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो कैसे कैसे कदम उठा रही है और कैसे बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो समझते हैं पॉइंट क्या है यहाँ पे। द सर्वे कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑन देयर एक्सटर्नल फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड एसेट्स एट द एंड ऑफ मार्च ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। का अभी आपका मार्च के आसपास जो भी उनका जो आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एंड म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके डाटा को एनालाइज किया गया, उनके डाटा को चेक किया गया, जांच किया गया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो उनका एसेट है, जो उनके पास चीज़ें हैं या उनकी देनदारी है वो कितनी कितनी है। लायबिलिटी का मीन्स होता है देने वाला जो पैसा है, एसेट का मीन्स होता है अपना पैसा। तो ये सब कितना कितना है वो यहाँ पे आपको सब उसमें रिपोर्ट में सर्वे में इशू किया गया है। The survey results are released in the public domain besides being used for compilation of balance of payment statistics and other uses। का जो डाटा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका यूज होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आपको पता होगा शायद कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कितना कितना हुआ है, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, कितना होना चाहिए, कितना पीछे रहा, ये सब बातें आपकी जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ये सब बातें वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक में आती है। तो उस डाटा, ये जो डाटा है वो वहाँ पे यूज़ हो सकता है और चीज़ें बेहतर एनालाइज हो सकती हैं। फटाफट से आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं। तो कहा जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक से उन्होंने टाइप किया है, एमओयू साइन किया है, समझौते किए हैं। किसके साथ समझौता किया है, मुथूट फाइनेंस के साथ समझौता किया। किस मुद्दे पर समझौता है, जो आपका सोने का जो गोल्ड लोन है उसमें जुड़ा आपका जो एयरटेल है वो आपका जुड़ रही है। जैसा आपको पता है कि जो आपका मुथूट है वो बहुत टाइम से आपका गोल्ड लोन से जुड़ी हुई है। तो अभी कौन सी कंपनी जुड़ जाएगी, एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो भी इस बिजनेस में आ जाएगी। तो छोटा सा पॉइंट है, ईजी सा पॉइंट है, आपको ये थोड़ा सा बस नाम ध्यान रखना है। दोनों कंपनी का नाम ध्यान रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक कौन सा है, मुथूट फाइनेंस, एंड किस मुद्दे पर टाइप है, गोल्ड लोन आपका जो है उस पर मुद्दे पर टाइप यहाँ पे किया है। फटाफट से आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। जैसे मैंने कहा आरबीआई से जुड़ा एक और पॉइंट आपको दिया है एंड रेपो रेट की यहाँ पे बात हुई है। तो रेपो रेट मैं आपको समझा चुका हूँ, बहुत बार पीछे भी मैं बात कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आपका रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, बैंक रेट है, एमएसएफ है, ये सब बातें आती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक कमेटी है जो कि आरबीआई की है एंड वो क्या है, ध्यान रखती है कि आपके देश में जो क्या है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना होने पाए। आपके देश में महंगाई नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और महंगाई होगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन दोनों ही नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफ्लेशन हो जाए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। तो ये जो आरबीआई की कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये ध्यान रखती है कि ऐसा ना हो आपके देश में। तो कहा जो रेपो रेट है उसको आपका 50 बेसिस पॉइंट से मीन्स 0.5% से बढ़ा दिया है। पहले जो था 4.4% था, उसके बाद अभी 4.9% हो गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी इसको 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, अभी उसके बाद फिर से 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। इससे पहले 4% था, अभी पीछे 4.4% किया गया 2 महीने पहले, और फिर 4.9% अभी रेपो रेट पहुंच गया है। तो बहुत बड़ा न्यूज़ है, इसको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में थोड़ा सा कुछ और बातें यहाँ पे दी है। तो कहा कि आरबीआई ने आपका जो इन्फ्लेशन है उसका जो आइडिया जो जताया है 6.7% के आसपास में 2022 से 23 में महंगाई रहने की उम्मीद है, इन्फ्लेशन की रहने की उम्मीद है। जैसा मैंने देखो यहाँ पे कहा था कि आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखे कि महंगाई ज़्यादा ना हो। इससे पहले जो उन्होंने एक्सपेक्टेड बताया था, आपके जो महंगाई रहने की उम्मीद थी 5.7% महंगाई रहने की उम्मीद थी 22 से 23 में आपका, लेकिन अभी कहा कि महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 6.7% रहने की उम्मीद की जा सकती है।
जीडीपी फोरकास्ट रिमेंड एट 7.2% फॉर द करंट फिस्कल ईयर। जीडीपी जो है 7.2% से एक्सपेक्ट कर रहा है आरबीआई की इतना परसेंट से बढ़ेगी। साथ में कहा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हैज़ बीन एडिशन टू 4.65%। एसडीएफ आपका जो है उसको आपका 4.65% पे मेंटेन किया गया है। तो ये जो परसेंटेज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कहा कि जो आपका इंडिया का एक और आपका यहाँ पे जीडीपी एक्सपेक्टेशन बताया है, कौन से संस्थान ने बताया, किस संस्थान ने बताया, ओईसीडी नाम से जो संस्थान है उन्होंने बताया कि इंडिया की जीडीपी जो है 6.9% रहने की उम्मीद है। आपका ओईसीडी ने ऐसा एक्सपेक्ट बताया है। ओईसीडी क्या है, देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये आपका जो संस्थान है उन्होंने इंडिया की जीडीपी कितना रहने की उम्मीद बता रहे हैं, 6.9% से रहने की उम्मीद है। कौन से समय में, 2022 से 23 का जो आपका फिस्कल ईयर आपका रहेगा उसमें आपकी जो जीडीपी है 6.9% से वो रहने की उम्मीद है, ऐसा ओईसीडी कह रहा है। ओईसीडी का नाम आपको ध्यान रखना है। साथ कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, समझते हैं क्या पॉइंट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आल्सो, अब आपके आरबीआई के पीछे में बात की है, कितना आरबीआई कह रही है 7.2%। आरबीआई बता रही है कि जीडीपी इंडिया की 7.2% से होगी। ओईसीडी कह रहा है कि आपका 6.9% से बढ़ने की उम्मीद है उसकी। तो यही आपका सब बातें हैं। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़े, नेक्स्ट आपके सामने एफडीआई से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको शायद यहाँ पे दिया हुआ है। देखो हाँ जी, एफडीआई का पॉइंट है। एफडीआई क्या होता है आपको जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कितना विदेशों से पैसा इंडिया में आया, तो कितना विदेशों से पैसा आया, तो उसके हिसाब से जो इंडिया का रैंक रहा वो आपका 7वां रैंक रहा है। थोड़ा सा एफडीआई जो है वो इंडिया में कम आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो पहले आपका जो 64 बिलियन आपका यूएसडी के आसपास एफडीआई आया था, अभी आपका जो राष्ट्रीय 45 बिलियन यूएसडी, थोड़ा सा एफडीआई कम आया है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हुआ है। वन पे कौन रहा, तो यूएस रहा, 367 बिलियन यूएसडी यूएस से यूएस में आए हैं। विदेशों से इन्वेस्टमेंट यूएस में इतना हुआ है। सेकंड पे कौन रहा है, चाइना रहा है। चाइना में कितना एफडीआई आया है, तो 181 बिलियन यूएसडी आपका चाइना में एफडीआई आया है, मीन्स विदेशी पैसा आया है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट हुआ कंपनीज में। बाकी और भी हांगकांग का दिया है 141 बिलियन। इंडिया कौन से स्थान पे, ये ध्यान रखना आपको, 7th पोजीशन पे इंडिया, और 1 पे कौन है, यूएस है। चाहो तो आप अमाउंट थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, अमाउंट एग्जाम में नहीं पूछेगा, रैंक पूछेगा। अभी बताओ रैंक पूछेगा, कौन सा रैंक है, 7वां रैंक है। 1 पे कौन है, यूएस। फटाफट से आगे बढ़िए, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आपके सामने है। तो यहाँ पे एक जॉइंट आपका एक्सरसाइज हुआ है, तो दो देशों के बीच में ये आपका जॉइंट एक्सरसाइज है। जैसा कि मैं आपको पीछे भी ऐसी कई सारी न्यूज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। जॉइंट एक्सरसाइज का मीन्स होता है युद्ध का अभ्यास, कि दो देश की जो सेनाएं हैं वो आपकी युद्ध की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो कभी युद्ध हो किसी दूसरे देश के साथ, तो प्रैक्टिस में आपकी जो सेनाएं हैं वो बनी हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से दो देश हैं, इंडिया है एंड बांग्लादेश है। एंड इसका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो नेम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि नेम क्या है। जो भी एक्सरसाइज होती है उसका नाम दिया जाता है, साथ में कहाँ पे हुई है वो थोड़ा सा वेन्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी बातें आपको दी है कि आपका 5 जून से लेके 16 जून आपका तक का ये आपकी जो एक्सरसाइज हुई है। और साथ में क्या नाम है, एक्स संपत्ति नाम से, इसको एक्स नाम से इसको नाम दिया गया है, संपत्ति एक्स के नाम से। एक्स का मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज संपत्ति एक्स, ये नाम है इसका, है ना। ई एक्स माने क्या है, एक्सरसाइज है वहाँ पे। तो कहा डेट यहाँ पे दिया है, साथ में आपको जो नाम है वो दिया है, साथ में आपका वेन्यू देखो, बांग्लादेश में आपका ये वेन्यू आपका रहा है। तो कहाँ पे हुई है, बांग्लादेश में हुई है। 5 से 16 जून तक हुई है। क्या नाम है, एक्स संपत्ति एक्स नाम से उसका नाम दिया गया है। तो आपको एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में नाम पूछता है। तो बाकी आपको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पहुंचते हैं क्या है। तो आपका जो प्रेसिडेंट कोविंद साहब है, रामनाथ कोविंद, आपको पता है इंडिया के राष्ट्रपति हैं अभी, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे किया है, संत कबीर एकेडमी नाम से आपका एक रिसर्च सेंटर आपका स्टार्ट किया है। कहाँ पे इसको बनाया गया है रिसर्च सेंटर को, यूपी में इसको बनाया गया है। तो आपको कबीर साहब का, तो आपको कबीर जो थे वो बहुत बड़े आपके क्या थे, ज्ञानी थे और महात्मा थे, बहुत ज़बरदस्त इंडिया के साहित्य में उन्होंने काम किया। 1440 के आसपास वो पैदा होते हैं एंड लगभग आपका कह सकते हैं कि 120 साल के आसपास वो जिए थे, ऐसा जो आपके कुछ जो साहित्य है वहाँ पे दिया गया है। 120 साल की उम्र तक वो जिए। कहाँ पैदा हुए, बनारस के पास जौनपुर नामक, यूपी में बनारस के पास जौनपुर नामक स्थान है, तो वहाँ पे वो पैदा हुए।
ध्यान रखना है, यूपी में बनारस के पास जौनपुर नामक जगह है, वहाँ पे पैदा होते हैं। कब? 1440 में पैदा होते हैं और बहुत बड़ा साहित्य बनाते हैं। बहुत सारे आपके जो दोहे हैं वो आपके बनाते हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो आप अजब पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पे दिया है, कुछ बातें समझते हैं क्या पॉइंट है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज पेड ट्रिब्यूट्स टू संत कबीर एंड इनॉग्रेटेड संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना एट कबीर चौदह धाम, मगध, उत्तर प्रदेश। का जो आपका धाम है वहाँ पे है, यूपी में आपका जगह है मगध नाम से, वहाँ पे कबीर आपके चौदह धाम के नाम से वहाँ पे चीज़ें हैं जो उनके पीछे इतिहास की चीज़ें हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आपका क्या है, स्वदेश आपका दर्शन योजना जो स्टार्ट की गई है, साथ में आपका जो है संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर जो है, जहाँ पे जाके बच्चे जो है चीज़ों को एनालाइज करें और चीज़ों को बेहतर बनाएं, ये सब आपका सेंटर बनाया जा रहा है। नीचे समझते क्या दिया है, अर्लियर द प्रेसिडेंट पेड होमेज टू द ग्रेट पोएट एंड सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। कहा कि इससे पहले उन्होंने आपके क्या, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि आप कहते हो हिंदी में, कि उनको ट्रिब्यूट किया, ऐसा आप मान सकते हो। बाकी आप श्रद्धांजलि आप चाहो तो हिंदी में ऐसा दिखाते हो आप उसको, या ट्रिब्यूट आप आसान भाषा में कह सकते हो। ट्रिब्यूट किया, उनको सम्मान दिया, किसको, कबीर को। एंड वो क्या थे, ग्रेट पोएट थे, साथ में बहुत बड़े महात्मा थे देश के। भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, चला, ये सब हुआ। भक्ति मूवमेंट की आप इतिहास में बात करते हो, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो भक्ति मूवमेंट वहाँ पे चीज़ें आती हैं। तो वही सब यहाँ पे दिया है। कहाँ पे आपका ये सेंटर बना है, यूपी में बना है। एंड किन के नाम पे, कबीर जो महात्मा थे, सेंट थे, उनके नाम पे उद्घाटन किया है, जो आपके इंडिया के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने किया है। फटाफट से आगे बढ़े थोड़ा सा। तो आपका जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे तो आप सभी होते हैं ना, आज के टाइम पे आप फेसबुक पे नहीं होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप सब होंगे। तो कहा कि इंस्टाग्राम ने आपका जो एक स्कीम है वो स्टार्ट किया है, तो उसका नाम यहाँ पे दिया है, अंबर नाम से स्कीम स्टार्ट किया है। एंड स्कीम जो है वो क्या करेगी, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो मिसिंग जो आपके चिल्ड्रन से, जो बच्चे खो जाते हैं, माता पिता से बिछड़ जाते हैं, या कोई इनको कहीं से और कहीं और पहुँचा देता है, तो उनके नाम से आपका, उनको ढूंढने के पर्पज़ से, उनको अपने फैमिली के पास पहुँचाने के पर्पज़ से जो स्कीम है वो स्टार्ट किया है किसने, इंस्टाग्राम ने। स्कीम का नाम क्या, अंबर नाम से स्कीम। तो कहा कि इसको आपका एक्सपेंड किया गया। अभी ये यूएस में चल रहा था, तो अभी इसको बढ़ाया गया आगे थोड़ा सा। तो अभी ये आपका फेसबुक पे पहले से आपका जो है वो आपका स्कीम चल रहा है। तो यहाँ पे देखो दिया भी है, फेसबुक में पहले से आपका 2015 के आसपास से शायद वहाँ पे फेसबुक के साथ आपका ये स्कीम चल रही है। अभी इंस्टाग्राम इसको आगे बढ़ा रहा है। तो अच्छा है, यदि कोई ऐसा बच्चा खोता है तो वो आपका अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी। फटाफट से आगे बढ़े। अमेजोन ने आपका मणिपुर के साथ टाइप किया है, और किस मुद्दे पर टाइप है, देखो अमेजोन एंड मणिपुर जो गवर्नमेंट है उन्होंने दोनों ने क्या किया, एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपस में आप आसान भाषा में कह सकते हो समझौता, या आप कह सकते हो कि टाइप्स किए हैं। एंड किस मुद्दे पे क्या टाइप किया, तो हैंडीक्राफ्ट जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको जनता तक आसानी से बढ़िया से पहुंचाएंगे, और जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उनको भी कुछ काम, कुछ पैसा पहुंचेगा। हैंडीक्राफ्ट का क्या होते हैं आपको पता है, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं। आप गांव में जाएंगे, थोड़ा सा कस्बों में जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड से एंड हाथों से बनती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो उसमें जुड़े होते हैं, तो उनको अच्छा काम मिले, अच्छा पैसा मिले, और उनका जो फैमिली है आगे बढ़ पाए। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा बात किया है। तो यहाँ पे दिया है, एज पर द नेशनल हैंडलूम सेंसस रिपोर्ट, मणिपुर इज ए होम ऑफ अराउंड 2.12 लाख हैंडलूम वीवर्स, अराउंड 2.11 लाख लूम्स एंड अराउंड 2 लाख हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस। का जो मणिपुर है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जनता है जो इन सब चीज़ों में आपकी जुड़ी हुई है। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, चाहे वो कपड़ा बनाने की बात करते हैं, चाहे वो आप जैसे कहें कि जो आपका लूम्स का मीन्स होता है कपड़ा बनाना। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो हाथ से कपड़ा बनाना, एक आज के टाइम पे क्या हो गया, मोटर आ गया है, तो मोटर से भी कपड़ा बनता है। मोटर से आपका मशीन चलती है, नहीं तो हाथ से ऐसे खींच कर उसको चलाया जाता था पहले के टाइम पर। फटाफट से आगे बढ़ा दें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुंच जाएं। तो कहा एमटीवी जो मूवीज़ आपका, एमटीवी जो आपका संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आपका जो एक जो अवार्ड है वो देने का अनाउंसमेंट किया है। अवार्ड का नाम क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं वो। और किसको दे रहे हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है दुनिया की, तो उनको दिया जा रहा है। एमटीवी जो है वो अवार्ड दे रहे हैं। एंड किसको दे रहे हैं, तो नाम ध्यान रखना, जेनिफर लॉपेज आपकी जो हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सा अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जेनिफर लॉपेज को दे रहे हैं। कौन दे रहा है, एमटीवी जो मूवीज़ है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बस अवार्ड का नाम, किसको दे रहे हैं एंड कौन संस्थान दे रहा है, इतना काफ़ी है एग्जाम के लिए आपको। बाकी नीचे इन्फॉर्मेशन है, जेनिफर लोपेज विल रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एंड साथ में नीचे भी कुछ बातें दी हैं आपको। जेनिफर इज ऑल सेट टू रिलीज हर लेटेस्ट नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नेम्ड हाफ टाइम। अभी जो जेनिफर है उनकी आगे भी एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, उसका नाम क्या है, हाफ टाइम है, जो नेटफ्लिक्स पे आपको दिखाई देगी। तो आप चाहें तो वहाँ पे उनको देख सकते हैं।
फटाफट से आगे बढ़े तो यहाँ पे कहा कि आपके जो इंडियन शूटर हैं कौन है, अवनी लकवा है, बहुत फेमस, पीछे भी काफी है इनका। तो अवनी ने आपका क्या किया है कि 2022 का जो है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप आपका, उसमें आपका स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अवनी ने जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 2022 का कौन सा शूटिंग का आपका पैरा मीन्स जहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्स के गेम्स की बात होगी तो पैरा शब्द यूज़ होगा वहाँ पे। पैरा जहाँ पे यूज़ होगा तो फिजिकल हैंडीकैप्स के वो गेम्स आपको दिखाई देंगे। तो कहा कि इसमें कुछ बातें यहाँ पे और दी हैं। तो कहाँ पे आपका वर्ल्ड कप रहा है? तो फ्रांस में रहा। वेन्यू आपको पता होना चाहिए कि वेन्यू कहाँ पे रहा, फ्रांस में रहा। बाकी टेक्निकल बातें हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो चाहे तो छोड़ सकते हैं। शी ऑल्सो क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर ऑफ 250.6 इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एज सच वन। कहा कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 250.6 आपका जो 250 के आसपास उनके आपके जो स्कोर रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स उन्होंने गेन किए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सा डे आपके सामने है? तो आपको यहाँ पे दिया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सी जून को मनाया है? 5 जून को ये दुनिया में मनाया गया है। तो जैसा मैंने पीछे कहा कि जो चीज़ें हैं आपकी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पानी है, सभी चीज़ों को हम बचाते हैं, वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, तो उसके नाम से क्या डेज है? सॉइल डे है, वाटर प्रोटेक्शन डे है, बायोडाइवर्सिटी डे है। तो ये क्या है? यहाँ पर आपको 5 जून को आपको कौन सा वर्ल्ड आपका एनवायरनमेंट डे मनाया गया है? 5 जून को मनाया गया है। थीम शायद यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो। तो थीम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या है। बाकी आपके काम का कुछ यहाँ पे है नहीं, बस थीम यहाँ पे शायद आपको देख लेना। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 5th of June every year. This day is observed to raise awareness about protecting the environment and to remind people not to take nature granted। कहा देखो इस साल जो आपका ध्यान दिए रहे हैं वो कहा कि हम ऐसा कह रहे हैं कि जो जनता है वो नेचर को एज ए ग्रांट ना ले, एज ए हल्के में आप नहीं कह सकते उसको कि नेचर तो ऐसे ही ठीक है, हो जाएगा, ये ऐसा ना मान के चले। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वो नहीं है तो आप, मिट्टी नहीं है, आप सोचो मिट्टी नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो आप भी नहीं हो ना। तो आप उसको ये मत मानो कि वो बेकार है, बस हाँ मैं हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आईपैड है, उससे कुछ नहीं होना। यदि नेचर ही नहीं है आपके पास, मानो खाना आपके पास मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आपका जो आईपैड है, आईफोन, एप्पल ऐसे ही पड़ा रहेगा साइड में ना, कोई देखने नहीं आएगा आपको। तो कहा पहले क्या है आपका? हवा है, पानी है, खाना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, नेचर सबसे पहले है। तो कहा कि इसको बचाने के लिए आप एज ए ग्रांट आप नहीं दे सकते, उसको हल्के में आप नहीं देंगे। इट इज़ द बिगेस्ट इंटरनेशनल डे फॉर द एनवायरमेंट का सबसे बड़ा आपका जो डे है एनवायरमेंट को बचाने के लिए हम दुनिया में मनाते हैं इसको। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इज द मॉडल एजेंसी दैट ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएन जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस है और दुनिया में जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो आगे बढ़ाता है इसको। चाहे दुनिया में पीस की बात की जाए या चीज़ों को बचाने की बात की जाए तो वो सभी चीज़ों को डायरेक्शंस देता है और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए यूएन के कदम स्टेप्स होते हैं। World Environment Day has been a platform for raising awareness on environment issues such as marine pollution, overpollution, global warming, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम। कहा कि ये यहाँ पे मुद्दे कौन कौन से, देखो कहा कि जो जंगली आपके पशु होते हैं उनको आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे आप नुकसान ना पहुँचाएं उनको। साथ में सस्टेनेबल आप चीज़ों को कंज्यूम करें, आप अच्छी चीज़ें खाएं, आप जिससे आपका बॉडी अच्छा रहे। साथ में आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, जैसा मीथेन है, CO2 है, वाटर वेपर्स हैं। साथ में इससे भी जुड़ा अभी आप मैंने कहा कि अभी इससे भी जुड़ा एक क्वेश्चन यूपीएससी में था। तो सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं, चाहे कोई भी आपका पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे जो कहा था ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन वहाँ पे अभी पूछा था संडे का जो एग्जाम था वहाँ पे। साथ में कहा कि मैराइन पॉल्यूशन है कि आप जो सी है, ओशन है, उसको पॉल्यूट ना करें। साथ में आपका ओवर पॉपुलेशन है कि बहुत ज़्यादा दुनिया की आबादी नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आपका ध्यान देता है, इन सब पे आपका फोकस करता है कि जो यूएन है आपकी चीज़ें बेहतर रहें। फटाफट से आते हैं एमसीक्यू आपके सामने आ गए हैं, आपका सेशन एंड हो गया है, तो समझते हैं एमसीक्यू में क्या दिया है। तो कहा डैश सीएम लॉन्चेस मोबाइल ऐप टू कीप विजिल ऑन बीचेस। बीच कहाँ पे थे? तो गोवा में बीच थे। तो गोवा यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है गोवा ए ऑप्शन में, तो आपका गोवा आपका 1 का ए सही होगा। तो कहा कि 1 का आपका कौन सा सही होगा? ए एग्जैक्ट सही हो जाएगा। गोवा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बीचेस को आपका बचाया जाए, उनको सही से क्यों किया जाए, तो वहाँ पे एक आपका जो चीज़ें स्कीम स्टार्ट किया था।
फटाफट से आगे बढ़े, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, तो कहा नेक्स्ट आपका जो दिया है कि जो आपका एक्सरसाइज हुआ था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो कहा कौन से दो देश हैं, एक तो इंडिया था, एक दूसरा बांग्लादेश था। कहा ऑप्शन में है ए में दिया, अगेन यहाँ पे भी क्या हो गया, ए आपका सही हो जाएगा, सेकंड का भी आपका ए एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आते हैं फटाफट से आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं फटाफट से। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिया है। यहाँ पे कहा कि जो गोल्ड लोन है उस पर दो कंपनियों ने टाइप किया, कौन कौन सी है, एक तो मुथूट फाइनेंस थी और एक कौन सी थी, एयरटेल पेमेंट बैंक थी। कहाँ पे दिया देखो, अगेन फिर से ए में ही दे दिया, तो तीनों आपके ए सही हो गए हैं, 1 2 3 तीनों में ए आ गया है। फटाफट से आगे बढ़ा दें हम, तो उसके बाद देखते हैं 4 में क्या ए सही होगा या बी सही होगा, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो कहा कि आपका जो अमेजॉन है उन्होंने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है, हैंडलूम से जुड़ा हुआ। कहाँ पे थे, मणिपुर में बहुत ज़्यादा हैंडलूम बनाने वाले आदमी मौजूद थे, जनता मौजूद थी। मणिपुर कहाँ पे है, मणिपुर यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चेंज हो गया है, ऑप्शन ए नहीं है सी हो गया है। फटाफट से आते हैं आगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो कहा कि हेल्थ केयर अभियान जो आंचल है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया था, किसने, कौन सी गवर्नमेंट थी, राजस्थान गवर्नमेंट थी शायद। देखो यहाँ पे राजस्थान कौन सा ऑप्शन है, सी में दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे भी सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा महसूस होता कि ज़्यादातर आंसर क्या है, या तो ए है या सी है। तो फटाफट से एग्जाम में भी ऐसे ही सोचने जाते तो ये आंसर ए या सी है, तो आपको तुक्का लगाना है तो ए या सी ही टिक करना है। वैसे तो तुक्का लगाना नहीं है, आपको मेहनत से पढ़ना है, लेकिन बाई चांस एक आध दो क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना पड़े तो जो देखना कि ज़्यादा आंसर कौन से हैं, ए है या बी है या सी है, जो ज़्यादा आंसर है वो तुक्का ज़्यादा बेटर रहेगा। आते हैं फटाफट से आगे, नेक्स्ट पहुंचते हैं आपके सामने। कहा कि नेक्स्ट जो है वो का आरबीआई ने आपका जो रेपो रेट है 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया था, एंड अभी कितना हो गया, 4.9% हो गया था, 4.4% था पहले, उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, मीन 0.25 बढ़ा दिया, कितना हो गया 4.9% हो गया। पहले 4% था, उसके बाद 4.4% किया, अभी क्या हो गया 4.9% आपका जो है वो पहुंच गया है। यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था उसको, यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, तो अभी क्या है 4.9%। 6 आपका ए एग्जैक्ट सही है। आते हैं फटाफट से 7 में। 7 पे कहा कि जो पेंगुइन्स को बचाने के लिए किसने बैकअप किया, कौन सा देश था, चाइना ने किया। चाइना कहाँ पे, देखो बी में दिया हुआ है, बी भी आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया, ए आ गया था आपके पास आंसर, सी आ गया था, बट बी आपका शायद अभी तक नहीं आया था, बी आपका यहाँ पे 7 का बी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आते हैं बढ़ाते हैं फटाफट से आगे पहुंचते हैं 8 पे आते हैं। 8 में क्या है, तो कौन सा जो राज्य उन्होंने आपका जो स्टेट बटरफ्लाई है वो कौन सा बनाया है, ब्लू ड्यूक नाम से उसको अनाउंस किया कि हमारा ये बटरफ्लाई क्या होगा स्टेट वाले को। तो कौन सा था यहाँ पे, सिक्किम था। सिक्किम का पे ऑप्शन में ए में दिया हुआ है आपका सिक्किम, तो आपका यहाँ पे 8 का आपका सिक्किम सही होगा, 8 का बी एग्जैक्ट सही हो जाए। फटाफट से आगे बढ़े हम, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो कहा कि वो 5 जून को मनाया गया, और 5 जून कहाँ पे है, ए ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, तो आपका 9 का ए एग्जैक्ट सही हो गया। फटाफट से आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो कहा कि जो आपका कौन सा गवर्नमेंट है जिन्होंने आपका करप्शन एंटी करप्शन ऐप है जो बनाया था, 14400 के नाम से नंबर भी यहाँ पे दिया है, 14400 है ना। तो कहा कि कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश आपका था। तो आंध्र प्रदेश कौन सा ऑप्शन है आपको, यहाँ पे दिया है सी आपका, 10 का यहाँ पे सी हो गया। तो यहाँ पे सेशन आपका खत्म हो गया है, एमसीक्यू भी खत्म हो गए हैं, तो जो टाइम था आपका हमारी मीटिंग का वो खत्म हो गया है। लेकिन दुख हो रहा है मुझे आपसे विदा देते हुए, बट ये तो आपको पता है कि समय है और आता है जाता है, सभी को जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो मुझे भी जाना पड़ता है इसी के साथ। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से वापस आऊँगा एंड फिर से कुछ नई बातें आपको बताऊँगा, बट तब तक आपको पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, कुछ बनना है अपने माता पिता के लिए, खुद के जीवन के लिए, क्योंकि माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इस काम के लिए नहीं कि आप घूमें यहाँ आप प्राइवेट जॉब में कहीं धक्के खाएं, अच्छा कहीं पद पे जाएं, उनको भी खुशी होगी, आप भी खुश होंगे। अभी आपके पास एज है, उम्र है, मौका है, समय है, सब कुछ है, और जितना माता पिता सपोर्ट कर सकते हैं वो अच्छे से आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो इसके लिए आप बनिए खुद के लिए, और अपने माता पिता को क्या कीजिए, संतुष्ट के सेटिस्फाई कीजिए, क्योंकि माता पिता तभी संतुष्ट होते हैं जब कुछ बनेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आज इतना ही, थैंक यू।